सभी को भाई गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे फटाफट से बता रहे होंगे, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, आ चुके हैं एक बार सभी, आप आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बताएंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा मुक टेस्ट जो है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मुक टेस्ट को लेकर, ये हमारे पास मुक टेस्ट है, मुक टेस्ट नंबर 6। यानी इससे पहले हम 5 मुक टेस्ट को कर चुके हैं। एक छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, इस मुक टेस्ट में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कवर किया करेंगे, पॉलिटी जो हम करते ही हैं, साइंस के भी होंगे, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के भी होंगे, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर। यानी ये मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट को कवर किया करेगा, चाहे आपका वनडे एग्जाम में जीएस वाले पोर्शन को लेकर सभी को। साथ के साथ जो सुबह आपकी कल से फिर से स्टार्ट हो रही है साइंस की क्लास 7 AM पर, साइंस की क्लास, तो उसमें हम साइंस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। और कोशिश ये किया करेंगे कि इसमें बचे हुए टाइम में कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेंगे, वरना तो साइंस की क्लास जो है वो आपकी सुबह 7 बजे होगी ही होगी। यानी ये मॉक टेस्ट कंप्लीटली कवर करेगा सारे के सारे सब्जेक्ट को जो आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? एक बार मुझे बता देंगे आप सभी कैसे हैं, और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप कर देंगे, ठीक है? चलिएगा। हम दीवाने हैं महाकाल के। जीएस पढ़ो या ज्योमेट्री? तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे एंगल जो है दिमाग के वो खतरे में है। तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, तब तुम्हारा काम चल पाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक रहते हैं हमारी क्लास में, इसलिए हम थोड़ी स्पीड बनाते हुए चीजों को स्टार्ट करेंगे। आप एक बार सभी आ जाएंगे, फिर क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हिमाचल हिमालय की एक पर्यंत्र श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय किसे कहा जाता है? तो हिमाचल हिमालय को लेकर बात करें, देखिएगा हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है हमारे पास ग्रेट हिमालय, एक का नाम है मिडिल हिमालय, और एक का नाम है शिवालिक हिमालय। क्या नाम है? शिवालिक हिमालय। ये जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है, इसे कहा जाता है इनर हिमालय। क्या कहा जाता है? इनर हिमालय। बीच वाले को कहा जाता है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और बाहर वाले को कहा जाता है आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, तो सबसे ऊंचा हिमालय ग्रेट हिमालय है, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। मिडिल हिमालय जो इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और आउटर हिमालय जो इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर है? इसी मिडिल हिमालय के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे पीर पंजाल रेंज इसी का पार्ट है, पीर पंजाल इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा धौलाधार इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है, धौलाधार इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास नाग तिब्बा जो है इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है, और नाग तिब्बा इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है, और महाभारत श्रेणी जो है इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है। महाभारत श्रेणी किसका? इसी मिडिल हिमालय का पार्ट है महाभारत श्रेणी। अगर आपसे कभी पूछे कि पीर पंजाल कहां पर है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है पीर पंजाल रेंज, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नाग तिब्बा जो है हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड में, और महाभारत श्रेणी देखने को मिलती है हमें कहां पर? नेपाल में, है ना। और इसी मिडिल हिमालय के सारे पार्ट हैं। तो आपसे पूछे हिमाचल हिमालय किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हिमाचल हिमालय जो है हमारे पास आंतरिक हिमालय, सुदूर उत्तरी पर्वतीय हिमालय, आंतरिक हिमालय, फिर बृहद हिमालय। किसको कहा जाता है? आप कहेंगे ये लघु हिमालय को कहा जाता है। क्या? लघु हिमालय को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। नेक्स्ट आपको मिलाना है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत और अन्नपूर्णा। ये पीक हमें कहां पर देखने को मिलती है? देखिए एक चीज समझिएगा, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा आपसे पूछे धौलागिरी कहां पर है, धौलागिरी भी हमारे पास नेपाल में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये सभी नेपाल में है। कामेत कहां पर है? कामेत, त्रिशूल, बंदरपुछ ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्नपूर्णा कहां पर है? ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहां पर है? ये भी नेपाल में है। कभी कभी इनकी हाइट पूछ लेता है एग्जाम में। क्या पूछ लेता है? हाइट इनकी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, क्लियर है? अगर मैं बात करूं किसको लेकर, सबसे सबसे पहले हम बात करें एवरेस्ट को लेकर, तो 8848 मीटर हाइट है एवरेस्ट की। धौलागिरी की है हमारे पास 8172 मीटर। कामेत को लेकर बात करें 7756 मीटर। और बात करें अन्नपूर्णा को लेकर, तो इसकी हमारे पास है 8078 मीटर, 8078 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी ए डी सी, बी ए डी सी, है ना, बी ए डी सी, बी ए
ये तो क्या कर रखा है इसने, ये ए है ना, ये दो नहीं ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताएंगे किसकी, मुझे बताएंगे अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरावली की। इसके अलावा मुझे बताएंगे अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक। इसके अलावा मुझे बताएंगे किसकी, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नीलगिरी की। ठीक है, अगर हम तीनों को लेकर बात करें तो आपको पता होना चाहिए अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर जो है अरावली की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अन्नामलाई की हमारे पास अनाईमुडी, अनाईमुडी है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की है डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की है। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी, पूरे दक्षिण भारत की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की अनाईमुडी। कौन सी, अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, संदकफू या फिर सारामती, देवमाली या फिर डोडा बेटा। देखिएगा, सारामती जो है ये नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। किसकी, नागालैंड की। नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती, है ना, सारामती। देवमाली जो है उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। किसकी है, उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है हमारे पास। कौन सी, वो है हमारे पास देवमाली। डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, एक बचा संदकफू। ये हमारे पास वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा किसके द्वारा की जाती है? एक चीज समझिएगा, कुछ हमारे पास पूछे जाते हैं, जैसे हमसे पूछेगा खारदुंगला पास कहां पर है, खारदुंगला पास, खारदुंगला पास। इसके अलावा काराकोरम पास, काराकोरम। इसके अलावा आपसे पूछेगा जोजिला, जोजिला पास कहां पर है, बुर्जिल पास कहां पर है, बुर्जिल। बनिहाल कहां पर है, कौन सा, बनिहाल। पीर पंजाल कहां पर है, पीर पंजाल कहां पर है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछेगा नेक्स्ट, माना कहां पर है, माना। नीति पास कहां पर है, लिपुलेख पास कहां पर है, लिपुलेख। इसके अलावा आपसे पूछेगा, हमें बताइएगा सिपकिला पास कहां पर है, सिपकिला पास कहां पर है। इसके अलावा आपसे कहेगा बारालाचाला, बारालाचाला। सबके आंसर करते हुए चलेंगे। रोहतांग, रोहतांग पास कहां पर है। इन पास के बारे में आपसे पूछेगा कौन सा पास कहां पर है, तो थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर हम बात करें खारदुंगला काराकोरम को लेकर, ये लद्दाख में है। कहां पर है, खारदुंगला काराकोरम लद्दाख में पास है। इसके अलावा जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल और पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर के पास है। कहां के, जम्मू कश्मीर के पास है। माना, नीति, लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड के पास है। कहां के, उत्तराखंड के पास है। सिपकिला, बारालाचाला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश के पास है। कहां के, हिमाचल प्रदेश के पास है। इसमें उत्तराखंड का एक पास है जिसका नाम है लिपुलेख पास। ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने में काम आता है, लिपुलेख पास उत्तराखंड का। कौन सा, लिपुलेख पास उत्तराखंड का कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने में काम आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? यह आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसे ग्रैंड कैनियन के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे विशाल घाटी कहा जाता है। गंगानी विशाल घाटी, नांदीकोटा विशाल घाटी, चंबल नदी घाटी या फिर लेतलम घाटी। किसको भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। देखिएगा, ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसका नाम है हमारे पास नांदीकोटा विशाल घाटी। कहां की, आंध्र प्रदेश की विशाल घाटी है। इसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहत्तम घाटी, है ना, चाहे आप इसे गंडीकोटा बोले चाहे आप इसे नांदीकोटा बोले, प्रोनाउंस के ऊपर डिपेंड करता है। गांडीकोटा विशाल घाटी, जिसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के किस स्टेट में देखने को मिलती है? भारत के किस स्टेट में देखने को मिलती है, आप बताइए। ये भारत के किस स्टेट में देखने को मिलती है? तो स्टेट को लेकर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा ये आंध्र प्रदेश में है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया आंध्र प्रदेश की विशाल घाटी है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? दक्कन के पठार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी घाट इस पर्वत के, इस पठार के पश्चिम में है, तभी तो उसे पश्चिमी घाट बोला गया होगा, सीधी सी बात है।
सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है। अच्छा, पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है। देखिएगा, एक चीज समझिएगा, पश्चिमी घाट इसलिए बोला गया क्योंकि वो पश्चिम में है, बिल्कुल ठीक बात है। पूर्वी घाट इसलिए बोला गया क्योंकि वो पूर्व में है, बिल्कुल ठीक बात है ना। आपको ये चीज पता होना चाहिए, पहले आता है हमारे पास विंध्यन माउंटेन, है ना, उसके बाद आता है सतपुड़ा माउंटेन, और उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। उसके बाद क्या आता है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ही सतपुड़ा का पठार ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर में ही हमारे पास विंध्य पर्वत है। दक्षिण में नहीं है, दक्षिण में तो पठार फैला हुआ है। तो आप याद रखेंगे, चाहे सतपुड़ा हो चाहे विंध्य पर्वत हो, दोनों के दोनों उत्तर में देखने को मिलते हैं। तो विंध्य पर्वत बिल्कुल उत्तर में है, लेकिन सतपुड़ा जो है उत्तर में है, ना कि दक्षिण में। सतपुड़ा उत्तर में है, ना कि दक्षिण में। नेक्स्ट, यदि कोई पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में उड़ीसा तक जाता है तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का क्रम क्या होगा? मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार। आप मुझे सीधी सी बात बताएंगे, देखिएगा, मालवा का पठार जो है, सॉरी, मारवाड़ का पठार जो है ये राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। मालवा का पठार जो है वो एमपी में है। छोटा नागपुर का पठार जो मुख्य रूप से झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में है। और छत्तीसगढ़ का पठार जो वो छत्तीसगढ़ में ही होगा, सीधी सी बात है। अब आप मुझे बताइए, एक सिंपल सी चीज बताइएगा, आप पहले राजस्थान जाओगे, राजस्थान से आपको छत्तीसगढ़ की तरफ जाना है, सीधी सी बात है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो हमारे पास राजस्थान यानी इसे कहते हैं हम मारवाड़ या फिर मेवाड़ पठार, है ना, मेवाड़ पठार आएगा। उसके बाद एमपी स्टेट पड़ेगा, यानी आपके पास कौन सा आएगा? आपके पास आएगा मालवा पठार। मालवा पठार के बाद यानी एमपी के बाद आएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि एमपी से लगा हुआ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, तो उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ का पठार, और उसके बाद आएगा झारखंड, है ना। उसके बाद कौन सा आएगा? झारखंड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा? 1 2 4 3। क्या बनेगा? 1 2 4 3। सिंपल है, 1 2 4 3, है ना। पहले आएगा हमारे पास राजस्थान में मारवाड़ पठार, उसके बाद एमपी का मालवा पठार, उसके बाद आएगा हमारे पास छत्तीसगढ़, और उसके बाद आएगा छोटा नागपुर पठार, यानी 1 2 4 3। 1 2 4 3 यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय पठार का एक उपमंडल नहीं है? यानी कौन सा पार्ट है जो मेघालय पठार का पार्ट नहीं है? आपको पता है मेघालय पठार को शिलोंग प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जैंतियां। ये पहाड़ियों के साथ साथ जनजातियां भी हैं। पूरी सबसे ऊंची चोटी पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जिसका नाम है नौकरेक, वो गारो पहाड़ी पर है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मौसिनराम खासी पहाड़ी पर देखने को मिलता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है वो जैंतिया पहाड़ियों पर देखने को मिलती है। तो आप याद रखेंगे, गारो, खासी, जैंतिया तीनों के तीनों पार्ट हैं किसके? मेघालय प्लेटू के। लेकिन धनसिरी जो है ये पार्ट नहीं है किसका? मेघालय पठार का। ये पार्ट नहीं है मेघालय पठार का। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में देखने को मिलता है? पेन्ना, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी? आप सभी को पता है हमारे पास पेन्ना नदी जो है ये तो दक्षिण में बहती है ना, दक्षिण में बहती है। नर्मदा, है ना, आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो स्टार्ट होता है नर्मदा तापी नदियों के साउथ से। नर्मदा तापी नदियों के साउथ से स्टार्ट होता है, उनके बहने के नीचे दक्षिण से, है ना। ये कृष्णा रिवर जो है ये तो हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत के पठार से होकर बहती है। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से होकर बहती है। पेन्नार जो है ये भी पेन्नार जो है ये भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से होकर बहती है। लेकिन नर्मदा तापी नदियों के दक्षिण में हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। किसके दक्षिण में है? नर्मदा और तापी नदियों के दक्षिण में। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, द्वीपों सहित भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित देखिएगा, आपसे पूछे लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री, आपसे पूछे कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कोस्टल, आपसे पूछे आइलैंड के साथ कोस्टल बाउंड्री, आइलैंड के साथ कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री कितनी है, और टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल बाउंड्री कितनी है। ठीक है, अगर बात करें किसको लेकर, लैंड बाउंड्री को लेकर, वो है 15,200 किलोमीटर। अगर कोस्टल बाउंड्री को लेकर बात करें वो है 6100 किलोमीटर। अगर हम बात करें किसको लेकर, कोस्टल बाउंड्री विद आइलैंड, ये है 75 16.6 किलोमीटर। और टोटल बाउंड्री को लेकर बात करें वो है 22,716.6 किलोमीटर। ये 4 के 4 आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और हमसे पूछा आइलैंड के साथ तो वह 75 16.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने आइलैंड देखने को मिलते हैं? 372, 472, 572 या फिर 672? कितने आइलैंड देखने को मिलते हैं? एक नॉर्मल सी चीज समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं अंडमान निकोबार जो है हमारे पास, उसमें टोटल आइलैंड कितने हैं? टोटल आप कहेंगे सर टोटल है इसमें 572,
रहने योग्य कितने हैं? 38 हैं। लक्षद्वीप आपसे पूछे लक्षद्वीप में कितने हैं, तो लक्षद्वीप में हमें देखने को मिलते हैं कितने? 36। और रहने योग्य कितने हैं? रहने योग्य हैं 10। रहने योग्य कितने? 10 है। इसका निर्माण प्रवाल से हुआ है, प्रवाल से इसका निर्माण हुआ। यहीं पर अंडमान निकोबार में हमें दो ज्वालामुखी देखने को मिलती है, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम, नारकोंडम, जिसमें से हमारे पास ये जो है बैरन जो है ये कैसा है? एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव है। और नारकोंडम जो है हमारे पास मृत ज्वालामुखी है। कैसा? मृत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे, जैसे रॉस द्वीप का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके नील द्वीप, है ना, ये नाम कुछ चेंज किए गए थे यहाँ पर आइलैंड्स के। तो यहाँ पर टोटल आइलैंड कितने हैं? 572। रहने योग्य यहाँ पर 38 है, तो टोटल आइलैंड कितने हैं? 572, 572 टोटल आइलैंड है। नेक्स्ट, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहां पर स्थित है? हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और नाम चेंज करके इसका क्या रखा गया था? एक बार मुझे बताएंगे कहां पर देखने को मिलता है नील द्वीप का नाम? हाँ, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। और ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। कहां पर? अंडमान निकोबार में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ना? और ये स्टेट कौन सा स्टेट है हमारे पास? असम, असम है। ये भारत का एकमात्र नदीय द्वीप जिला भी है, असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर देखने को मिलता है। इसका नाम आप मुझे बताएंगे, नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो नाम को लेकर बात करें, इसका नाम है हमारे पास मांजुली। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये एक जिला भी है। ये क्या है? एक जिला भी है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में नहीं आता? यमुना नदी को लेकर बात करें, देखिएगा आपसे पूछे यमुना नदी को लेकर ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन आपके ओरिजिन होता है इसका बंदरपुछ, बंदरपुछ चोटी है, उसके पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह जो है हमारे पास, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की क्या? सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कहां कहां होकर बहती है? तो ये उत्तराखंड में बहती है, ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, ये हरियाणा में बहती है ना, ये यूपी में बहती है, ठीक है ना, ये दिल्ली में बहती है। कहां पर बहती है? ये दिल्ली में बहती है। और ये यूपी हरियाणा और यूपी राजस्थान की बाउंड्री भी बनाती है ना। जलग्रहण क्षेत्र को लेकर बात करें तो इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो देखिएगा, नॉर्मली जो बहती है, नॉर्मली एक चीज समझिएगा, नॉर्मली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में बहती है। लेकिन इसका जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में भी है, क्योंकि इससे राजस्थान से कुछ निकलने वाली नदियां जो है वो आकर मिलती है। ठीक है, राजस्थान से निकलने वाली कुछ नदियां आकर मिलती हैं। इसका जलग्रहण क्षेत्र एमपी में भी है। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है उसकी सहायक नदियों को भी काउंट कर ले, तो सहायक नदियों को भी काउंट कर लेंगे तो इसका जलग्रहण क्षेत्र एमपी में भी है, एमपी में भी है। तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जिसका जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता यमुना नदी के, है ना। तो आपको नॉर्मल सी चीज समझनी है, राजस्थान का जलग्रहण क्षेत्र है क्योंकि कुछ नदियां आकर मिलती है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती ही है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, पंजाब से होकर इसका कोई भी पार्ट नहीं है, एमपी से भी होकर इसका जलग्रहण क्षेत्र है, एमपी से होकर भी इसका जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? देखिएगा इन सभी ऑप्शन में एक चीज गौर करिएगा, कोशी रिवर को लेकर बात करें तो कोशी जो है वो बिहार में मिलती है। किससे? बिहार में मिलती है ये, किससे? गंगा से, गंगा से। इसी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोशी रिवर को। सोन नदी को लेकर बात करें, पटना बिहार में किसमें मिलती है? पटना बिहार में जाकर किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, पटना बिहार में गंगा से मिलती है। गोमती नदी को लेकर बात करें, ये भी गंगा से मिलती है, और कहां पर मिलती है? गाजीपुर, गाजीपुर यूपी में जाकर ये गंगा से मिलती है। तो ये सभी की सभी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सभी की सभी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन घाघरा नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू नदी, और इसी सरयू नदी के तट पर कौन बसा हुआ है? अयोध्या। अयोध्या जो है इसी सरयू नदी के तट पर है, रामनगरी अयोध्या इसी सरयू नदी के तट पर देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी रिवर जल गिराती है? देखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों के कुछ नाम देखिएगा। जैसे आपसे पूछे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले जल गिराती है कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे हुगली है, हुगली है, इसके अलावा हमारे पास दामोदर है, दामोदर, महानदी है, महानदी, महानदी, कृष्णा है, कावेरी है, कृष्णा,
कावेरी, कावेरी, गोदावरी, गोदावरी, ये सभी की सभी नदियां कहां पर गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल में जल गिराती हैं। अब बात करेंगे किसको लेकर? अरब सागर, अरेबियन सी को लेकर। अरेबियन सी को लेकर बात करें तो फेमस नदियां हैं कौन कौन सी? साबरमती है, साबरमती, माही, माही है, इसके अलावा हमारे पास माही के अलावा हमारे पास नर्मदा है, नर्मदा है, तापी है, तापी है ना, तापी है, पेरियार है, पेरियार। ये सभी की सभी नदियां जो हैं ये कहां पर जल गिराती हैं? ये सभी की सभी नदियां जो है अरेबियन सी में जल गिराती हैं, अरब सागर में जल गिराती हैं। तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर में जल गिराती है? कावेरी बे ऑफ बंगाल में, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में, गंगा बे ऑफ बंगाल में, लेकिन नर्मदा जो है अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदियों के समूह को पहचानिए, यानी आपको यह बताना है इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक समूह है, एक ग्रुप है ना। तो जो मैंने पीछे आपको लिखवाई थी सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक ग्रुप था। आपको बताना नर्मदा, घाघरा, कृष्णा, गंडक, नर्मदा, ब्यास, सोन, गोदावरी, तापी, रावी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। जो मैंने आपको अभी पीछे क्रम लिखवाया था, पीछे जो नदियां लिखाई थी सभी की सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। घाघरा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, ठीक है ना। सोन रिवर जो है वो पटना में जाकर मिलती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, पटना में जाकर मिलती है गंगा से, उत्तर भारत की नदी है। कहां की नदी है? उत्तर भारत की नदी है। रावी नदी को लेकर बात करें, रावी नदी तो हमारे पास कहां पर बहती है? हिमाचल प्रदेश में बहती है, उत्तर भारत की नदी है, सिंधु की सहायक रिवर है। लेकिन महानदी है, कृष्णा है, इसके अलावा गोदावरी और कावेरी है। ये सभी की सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। कहां की नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। एक चीज समझिएगा, महानदी इसको कहा जाता है क्या? इस पर हमारे पास हीराकुंड डैम है जो भारत का सबसे लंबा डैम है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई है, दक्षिण भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबाई है। कावेरी जो है ये वर्षवाहिनी रिवर है, वर्षवाहिनी रिवर है कावेरी, दक्षिण भारत की एकमात्र। उकाई बांध किस नदी पर है? उकाई। अच्छा, उकाई के अलावा मुझे बताएंगे सरदार सरोवर डैम कहां पर है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहां पर है ये मुझे बताएंगे, सरदार सरोवर डैम ये मुझे बताएंगे, है ना। काकरापारा परियोजना, काकरापारा परियोजना कहां पर है? काकरापारा परियोजना किस नदी पर है ये मुझे बताएंगे। उकाई बांध किस नदी पर है? उकाई, उकाई परियोजना किस नदी पर है? माही बजाज परियोजना किस नदी पर है? माही बजाज। अगर मैं इनको लेकर बात करूं, ये फेमस परियोजना है जो आपको याद रखनी, जैसे सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर है, गुजरात स्टेट में है। उकाई और काकरापारा को लेकर बात करें, दोनों की दोनों ही किस पर है? तापी नदी पर है। किस पर है? दोनों की दोनों तापी रिवर पर है। माही बजाज परियोजना माही नदी पर, कहां पर है? माही नदी पर है, माही बजाज परियोजना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया उकाई परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर है उकाई परियोजना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम से करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा ऐसा डैम है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? सर कल आप रिकॉर्डेड क्लास डाल दिए थे, जब मुंह उठा के क्लास में लाइव आओगे तब पता चलेगी। तुम्हारी जिंदगी ही रिकॉर्डेड चल रही है तो क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ। मुंह बजाने से अच्छा है कि क्लास में अच्छे से पढ़ लो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, कौन सा सोनरेखा नदी पर बनाया गया बांध है, वो है चांडिल डैम। चांडिल डैम किस नदी पर बनाया गया है? सोनरेखा नदी पर बनाया गया चांडिल डैम। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर बनाई गई? कोटेश्वर, कोशी, दामोदर, भागीरथी या फिर गोमती। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोटेश्वर, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कहां पर है? बहुत बढ़िया, भागीरथी नदी पर है। और कहां पर है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की एक झील है, देखिएगा अगर मैं बात करूं नैनीताल, नैनीताल एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि उत्तराखंड की है। नैनीताल एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि उत्तराखंड की है। बात आती है लोकटक को लेकर, लोकटक जो है हमारे पास, कौन सी? लोकटक जो है हमारे पास ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो खारे की नहीं हो सकती। कोरिरू लेक को लेकर बात करें, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में है, और एक डेल्टाई लेक का एग्जांपल है।
डेल्टाई लेक वो होती हैं जो डेल्टा बनने के समय पर, है ना, यहां पर समुद्र है तो नदी पहले डेल्टा बनाती है, तो उनके बीच में जो लेक बनती है उन्हें कहते हैं डेल्टाई लेक। और इनकी खास बात ये होती है कि इनमें पानी नदी का होता है तो मीठे पानी की होती है। तो हमारे पास कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश की कैसी होगी, डेल्टाई लेक का एग्जांपल होगी। कैसी होगी, डेल्टाई लेक का एग्जांपल होगी, मीठे पानी की होगी। लेकिन पोंगोंगशो लेक जो है ये हमें देखने को मिलती है लद्दाख में, और एक खारे पानी की लेक है, लद्दाख में और खारे पानी की लेक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, किस राज्य में लोकटक झील है। और लोकटक झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर बात करूं तो आप यहां पर समझेंगे, हरियाणा में कोई लेक मुझे बता सकता, कोई एक लेक हरियाणा की, चलेगा। मणिपुर को, सिक्किम को लेकर बात करें, चोलामू, चोलामू लेक कहां की है, सिक्किम की है चोलामू लेक, ठीक है ना। राजस्थान में कई लेक हैं, जैसे शांबर है, शांबर यहाँ की राजस्थान की लेक है। पंचभद्रा है, पंचभद्रा। इसके अलावा ढेबर है, ढेबर। राजसमंद है, राजसमंद। जयसमंद है, जयसमंद, जयसमंद है। पुष्कर है, नक्की है, पिछोला है, पुष्कर, नक्की, पिछोला, नक्की, पिछोला। ये सभी राजस्थान की लेक है। ये सभी कहां की, ये सभी राजस्थान की लेक है ना, याद रखेंगे। अगर हम बात करें किसको लेकर, नौकरेक को, सॉरी, अगर हम बात करें किसको लेकर, हमारे पास कौन सी लेक है, लोकटक लेक। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, और ये मणिपुर, ये कहां पर देखने को मिलती है, मणिपुर में देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। रेणुका झील किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। रेणुका लेक कहां पर है, देखिएगा, रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल, रेणुका, चंद्रताल, चंद्रताल और सूरजताल, और सूरजताल, ये सभी एक ही स्टेट में देखने को मिलती है। मुझे बताएंगे कौन सा स्टेट है, एक ही स्टेट में है, उस स्टेट का नाम बताएंगे कौन सा स्टेट है जहां पर ये लेक है। तो आप कहेंगे ये स्टेट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश है, रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है, राकसताल लेक से होता है। और राकसताल लेक कहां पर है, ये हमें देखने को मिलती है कहां पर, तिब्बत में देखने को मिलती है राकसताल लेक। अगर हम झेलम नदी को लेकर बात करें, इसका ओरिजिन होता है बैरीनाग, बैरीनाग लेक से। और बैरीनाग कहां पर है, तो आपके बैरीनाग है जम्मू एंड कश्मीर में, यहां से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर। चिनाब नदी ओरिजिनेट होती है बारालाचाला पास, बारालाचाला पास, ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, जहां से ओरिजिनेट होती है। व्यास को लेकर बात करें, व्यास कुंड, व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है हमारे पास व्यास रिवर, और ये कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। जबकि बात करें किसको लेकर, सतलुज को लेकर, तो ओरिजिनेट होती है राकसताल में, और राकसताल कहां पर है, तिब्बत, तिब्बत में है राकसताल। भारत के किस राज्य में स्थानांतरीय खेती को बरीगा कहा जाता है, बरीगा, बरीगा कहां पर कहा जाता है, जो हमारे पास स्थानांतरित खेती होती है, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। बरीगा कहां पर कहा जाता है, बरीगा, स्थानांतरित कृषि को बरीगा कहां पर कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को बरीगा कहां पर कहा जाता है। बहुत बढ़िया, कहां पर कहा जाता है, तो आप कहेंगे ये उड़ीसा में कहा जाता है बरीगा। कहां पर, उड़ीसा में कहा जाता है बरीगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की एक फसल का उदाहरण है, खरीफ की फसल। अगर मैं रबी खरीफ जायद की फसलों को लेकर बात करूं, जैसे रबी की फसल को लेकर बात करें, तो रबी की फसल है सरसों, सरसों रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, गेहूं। चना रबी की फसल है, चना। आलू रबी की फसल है, आलू। ये सभी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों को लेकर बात करें तो काफी फसलें खरीफ की हैं, जैसे चावल है, जैसे हमारे पास चावल, चावल रबी की खरीफ की फसल है। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन, कपास, कपास। इसके अलावा आप याद रखेंगे कपास है, सोयाबीन है, चावल है, और हमारे पास खरीफ की फसलों में बाजरा है, बाजरा, मक्का है, मक्का। ये जरूरी जरूरी हमारे पास खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलों को लेकर बात करें, किसकी, जायद की फसलें, तो जायद की फसलों में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, तो सबसे पहले जायद की फसल में हमारे पास आती है ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज। ये सभी की सभी हमारे पास कैसी हैं, जायद की फसलें हैं। ठीक है, जायद की फसलें हैं। इन्हें कहा जाता है हमारे पास ये शीतकालीन फसलें।
शीतकालीन फसलें इन्हें बोला जाता है, रबी की फसलों को। ठीक है, अगर खरीफ की फसलों को लेकर बात करें, मानसून काल की फसलें, मानसून कालीन फसलें, कैसी फसलें, मानसून कालीन फसलें बोला जाता है किसकी फसलों को, आपने वो है हमारे पास खरीफ की फसलें। ठीक है, अगर बात करें किसको लेकर, कौन सी फसल खरीफ की है, तो आप याद रखेंगे खरीफ की फसल को लेकर बात करें तो चावल जो है खरीफ की फसल है। चावल किसकी फसल है, चावल खरीफ की फसल है। याद रखेंगे चावल किसकी, चावल खरीफ की एक फसल का एग्जाम्पल है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है ना। सर्वाधिक बंगाल में देखिएगा, जब जब हमारे पास बांग्लादेश भारत का पार्ट था आजादी से पहले, उस समय पर सबसे ज्यादा अगर कपास का उत्पादन होता, सॉरी, सबसे ज्यादा अगर हमारे पास जूट का उत्पादन होता था तो भारत में होता था। लेकिन बांग्लादेश जो है जब अलग हो गया, अलग बन गया, तो बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पर आता है जूट उत्पादन में। ठीक है, लेकिन भारत में बात करें पर्टिकुलर तो जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल फर्स्ट पर आता है, और इसी को सुनहरा जैसा कहा जाता है। और भारत में जूट पोर्ट कहा जाता है किसको, जूट पोर्ट कहा जाता है, हल्दिया पोर्ट को भारत में जूट पोर्ट कहा जाता है, और सुनहरा रेशा वेस्ट बंगाल को कहा जाता है जूट के लिए। ठीक है, और चावल सर्वाधिक कहां पर होता है, वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक चावल होता है, सोयाबीन सर्वाधिक एमपी में होता है, मक्का सर्वाधिक जो है हमारे पास कर्नाटका में होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है। खेतड़ी किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है खेतड़ी, तो खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है खेतड़ी। तो मुझे बताएंगे खेतड़ी जो है कहां पर देखने को मिलती है, खेतड़ी, खेतड़ी कहां पर देखने को मिलती है। खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है, और राजस्थान की एक खान है हमारे पास खेतड़ी। कहां की, राजस्थान की तांबे की फेमस खान है खेतड़ी की खान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ डैश के अंतर्गत एक कार्यालय है। एनएसएसओ जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है। आज इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन है, ताकि आपको इकोनॉमिक्स को लेकर भटकना ना पड़े। किसके अंतर्गत आता है, सांख्यिकीय सर्वेक्षण मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर सूचना संचार और प्रसारण मंत्रालय, किसके अंतर्गत आता है हमारे पास एनएसएसओ। एनएसएसओ किसके अंतर्गत आता है, एनएसएसओ किसके अंतर्गत आता है आपको बताना है। चलिए, किसके अंतर्गत आता है हमारे पास एनएसएसओ, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है हमारे पास एनएसएसओ। देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व, एक अमीर परिवार की आय, प्रति परिवार की प्रति वर्ष की आय, या फिर 4 व्यक्तियों वाले परिवार की आय। क्या होती है प्रति व्यक्ति आय, तो आप सभी को पता है प्रति व्यक्ति आय का मतलब है प्रति हर एक व्यक्ति की आय क्या है, वो प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है ना, क्लियर है, आप कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जितना टैक्स पेयर करेगा, जितना राजस्व देगा, तो उसकी आय की गणना भी हम कर सकेंगे कि इतने से इतने तक हमारे पास इतनी होती है, तो वो होती है प्रति व्यक्ति। हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, इंडिविजुअल हर व्यक्ति की। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है, राउरकेला, राउरकेला के अलावा मुझे बताएंगे दुर्गापुर कहां पर है, दुर्गापुर, इसके अलावा भिलाई कहां पर है, भिलाई, भिलाई कहां पर है, बोकारो कहां पर है, बोकारो कहां पर है, इनके बारे में मुझे बताएंगे कहां पर देखने को मिलते हैं, कहां पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा सिंपल सी चीज समझिएगा, दुर्गापुर कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर। भिलाई कहां पर है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहां पर है, बोकारो झारखंड में है। बोकारो कहां पर है, बोकारो झारखंड में है। अगर बात करें पर्टिकुलर किसको लेकर, राउरकेला को लेकर, तो राउरकेला कहां पर है हमारे पास, राउरकेला है उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर, उड़ीसा में है राउरकेला। नेक्स्ट, सरकार द्वारा किसानों की उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या कहलाता है, पूर्व घोषित मूल्य, और ये कितनी फसलों पर दिया जाता है, तो ये 22 फसलों पर दिया जाता है। कितनी फसलों पर दिया जाता है, 22 फसलों पर दिया जाता है। ये 22 फसलों में कैसे कैसे हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास आती है खरीफ की फसलें, 14 खरीफ की फसलों पर, 14 खरीफ की फसलों पर। ठीक है, इसके अलावा 6 हमारे पास रबी की फसलों पर, और 2 दिए जाते हैं हमारे पास कैसी, वाणिज्यिक फसलें।
वाणिज्यिक फसलें, दो किस पर, दो हमारे पास वाणिज्यिक फसलों पर, ठीक है ना, दो किस पर, दो वाणिज्यिक फसलों पर। क्लियर है? तो याद रखेंगे आप, ये टोटल कितनी फसलों पर दिया जाता है, तो आपने टोटली 22 फसलों पर दिया जाता है, और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे कहते हैं एमएसपी। क्या कहा जाता है शॉर्ट में से, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि 22 फसलों पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है, आप बताएं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहर क्षेत्रों में स्वरोजगार उत्पन्न करना है ना, स्वरोजगार उत्पन्न करना है, किसका उद्देश्य है मुख्य रूप से, आपको बताना है किसका ये उद्देश्य है। चलिएगा, आंसर करेंगे एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या आंसर होगा हमारे पास, बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा, तो आप कहिए आंसर होगा हमारे पास ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका मेन उद्देश्य है गांव और छोटे शहरों में रोजगार के सृजन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश से संबंधित है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना, बिजली वितरण, बिजली वितरण, हाँ, बिजली वितरण, या फिर समर्थन नामांकन, या फिर क्षेत्रीय उड़ान। आप सबको पता है उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना, है ना, धुआं मुक्त करना अपने आप को, है ना, धुआं मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य है कि धुआं से मुक्त हो, किससे मुक्त हो, धुआं से मुक्त हो। नेक्स्ट, अगला, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी, नई आर्थिक नीति की स्टार्टिंग कब हुई? आप सभी को पता है उस समय पर हमारे पास वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, तो वित्त मंत्री का नाम था क्या, वित्त मंत्री का नाम था हमारे पास, कौन थे हमारे पास, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और उस समय पर पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, है ना। और समय था हमारे पास 1991, 1991, इसी समय पर एलपीजी नीति लाई गई, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी नीति। और इसी को कहा जाता है नई आर्थिक नीति। कब आई, 1991 में आई, 1991 में आई नई, हमारे पास नई आर्थिक नीति, ठीक है, मनमोहन सिंह के समय पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माणकर्ता माना जाता है, महानोबिस नरसिम्हा राव, अमर्त्य सेन, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर मनमोहन सिंह। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि इसका आंसर इन सभी में से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। ई ऑप्शन बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। देखिएगा, सेकंड जो हमारे पास 5 ईयर प्लान था वो किस पर आधारित था, महानोबिस परियोजना पर आधारित था। नरसिम्हा राव जब हमारे पास क्या आया था, जब हमारे पास एलपीजी नीति आई थी उस समय पर नरसिम्हा राव पीएम थे। अमर्त्य सेन जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है, किसमें, अर्थशास्त्र में। इसके अलावा मनमोहन सिंह को लेकर बात करें तो ये उस समय पर वित्त मंत्री थे जिस समय पर एलपीजी नीति आई थी। मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे क्लास के बाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित वित्त आयोग की प्रकृति कैसी है, किस तरीके का वित्त आयोग है हमारा, जो हमारे पास वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में वर्णित है वित्त आयोग, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, न्यायिक, या फिर गैर संवैधानिक।
गैर संवैधानिक है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है? चलिएगा, कैसा हमारे पास अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है। देखिएगा, गैर संवैधानिक हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 280 में वर्णित है, और जो आर्टिकल 280 में वर्णित होते हैं उन्हें कहते हैं हम संवैधानिक। तो अर्ध न्यायिक संवैधानिक हमारे पास क्या है? वित्त आयोग है। हर 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे मुझे ये बताएंगे, है ना? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे मुझे ये बताएंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी क्या है? गुड्स डायनेमिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डिटेल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी क्या होता है एक बार बताना। जीएनपी, जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है बताना जरा। जीएनपी क्या होता है ना? जीएनपी क्या होता है? अगर जीडीपी को लेकर बात करें तो क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। 14वें के कौन थे एक बार बताना। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। निकलता कैसे ही? जीडीपी में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटाते हैं, मूल्य ह्रास, है ना, जो हमारे पास लॉसेस हुए हैं, मूल्य ह्रास हुआ है, जैसे किसी मशीन, किसी बिस्किट से, बिस्किट बनाने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं, तो उस मशीन में जो खर्चा आया, जो मशीन में ह्रास हुआ, उसे हम घटा दें जीडीपी में, तो वो कहलाता है हमारे पास जीएनपी। क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एनडीपी किसके बराबर होता है? एनडीपी, एनडीपी, सॉरी हमने ये जीएनपी लिख दिया क्या? ये एनडीपी है, ये एनडीपी है, सॉरी ये क्या है? एनडीपी, एनडीपी। जीएनपी गलत लिख दिया, वो एनडीपी है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी किसके बराबर होता है? एनडीपी किसके बराबर होता है? वो गलती से लिख दिया जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ रहे थे इस वजह से लिख दिया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीएनपी किसके सॉरी एनडीपी किसके बराबर होता है? तो जीडीपी में से जब हम मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमारे पास आता है क्या? एनडीपी। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? अंत्योदय अन्न योजना की स्टार्टिंग किस वर्ष की गई? अंत्योदय अन्न योजना की स्टार्टिंग किस वर्ष की गई? ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था, जैसे आज के समय पर आप देखते हो नरेंद्र मोदी जी जो आपको अन्न बांट रहे हैं और आप नौकरी को भूलते जा रहे हैं, उसी समय पर गरीब लोगों के लिए, है ना, अन्न के प्रावधान करने के लिए सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की स्टार्टिंग की गई थी, है ना, राशन देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना सन 2000। ब्याज दर, संपादित और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है? बताएंगे क्या सामूहिक रूप है? ये सभी जो टर्म्स हैं वो किस में आती हैं? ये सभी टर्म्स किस में देखने को मिलती हैं? सारी की सारी टर्म्स हमें किस में देखने को? ये सभी टर्म्स किस में आती है? तो आपने ये सभी के सभी टर्म्स आते हैं क्रेडिट की शर्तों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? कौन सी योजना है जो ये चीजों को प्रदान करती है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या फिर अंत्योदय अन्न योजना? अंत्योदय अन्न योजना कौन सी योजना है ये?
कौन सी योजना है ये? तो आप कहेंगे इस योजना का नाम है हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा या फिर ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी सभी हमारे पास सभी का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग कब की गई थी? सन 2000, 1998, 2001, 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग कब की गई थी? PMGSY कब स्टार्टिंग की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग कब की गई थी? कब की गई थी? सन 2000 में की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग, सन 2000। भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन EPG स्थापित किया है गुड़गांव, कानपुर, लखनऊ या फिर कांडला। कहां पर स्थापित किया है? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन EPG। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन जो है ये गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है। कहां पर? गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगराजन, NK सिंह, YV रेड्डी या फिर विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। हम्म 14वें वित्त आयोग के हैं YV रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के हैं कौन? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग, बेसिकली योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे पास पंचवर्षीय योजना है उनको अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है ना। बाद में इसी को कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग में। किसमें? नीति आयोग में। और इस योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1947, 52, 50 या फिर 54। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? योजना आयोग का गठन कब किया गया था आपको बताना है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। कब स्थापित किया गया था? 1950 में। और पहली पंचवर्षीय योजना आती है 1951 में, है ना। इससे पहले ही गठन किया गया था योजना आयोग का। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? और इसका श्रेय किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जवाहरलाल नेहरू को जाता है। और ये कब किया गया था? जिस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे उसी समय पर। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे उसी समय पर इसका गठन किया गया था। और ये था हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन कहां पर कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और इसी समय पर, है ना, इसी समय पर हमारे पास राष्ट्रीय योजना समिति, बाद में यही आगे चलकर हमारे पास पंचवर्षीय योजनाओं का रूप लिया और यह हुई थी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसका प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। शहरी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी कितनी है? अगर ग्रामीण में पूछे, ग्रामीण में, तो ग्रामीण में है हमारे पास कितनी? तो आप सर ग्रामीण में है हमारे पास 2400 कैलोरी। कितनी है? 2400 कैलोरी चाहिए हमें ग्रामीण। कितनी? 2400 कैलोरी चाहिए ग्रामीण में, ठीक है। अगर बात करें शहरी इलाकों को लेकर, तो शहरी इलाकों में चाहिए 2100 कैलोरी। कितनी? 2100 कैलोरी चाहिए हमें किसमें? शहरी इलाकों में ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया? प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया, यह आपको बताना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं, 8वीं, 11वीं या फिर 9वीं? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 2007 से लेकर 2012 तक पंचवर्षीय योजना चली। 2007 से 2012 तक चली और इस पंचवर्षीय योजना थी हमारे पास 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? 11वीं थी। उसके बाद 7 से लेकर 12 और 12 से लेकर 17 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब तक कुल 12 हमारे पास 5 ईयर प्लान रहे हैं। और इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना की स्टार्टिंग की है? और स्टार्टअप इंडिया योजना कब स्टार्ट हुई? 2016 में स्टार्ट होती है स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना कब स्टार्ट होती है? 2016 में। आपको बताना है किस मंत्रालय के अधीन आती है स्टार्टअप जो योजना है, किस मंत्रालय के अधीन आती है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? या फिर कृषि मंत्रालय किसके अधीन आती है? तो आप सभी को नॉर्मली पता होना चाहिए
ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? तो आप सभी को पता होना चाहिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है हमारे पास कौन सा, स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसकी स्टार्टिंग 2016 में की गई थी। निम्न में से किसका संबंध गोल क्रांति से है? गोल क्रांति से किसका संबंध है? गोल क्रांति, आलू, टमाटर या फिर अंडा? गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, बहुत बढ़िया। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है गोल क्रांति, है ना, आलू से संबंधित है गोल क्रांति। नेक्स्ट, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिएगा, प्रथम की लेकर बात करें 1951 से लेकर 1956 थी फर्स्ट की, और सेकंड की जस्ट इसके 5 साल और चली होगी, यानी 1956 से लेकर और 1961 तक हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो कि महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है ना, महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। 1956 से लेकर 1961 का ये समय था सेकंड पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट, ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति और किस नाम से जाना जाता है? एक हमारे पास समिति है जिसका नाम है ग्राम व कुटीर उद्योग समिति। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्बे समिति, जस्टिस मिश्रा समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप दूसरे नाम को लेकर बात करेंगे तो इसी को कहा जाता है ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति को ही कहा जाता है कॉर्बे समिति। क्या कहा जाता है? कॉर्बे समिति कहा जाता है। ग्राम और कुटीर उद्योग समिति को ही कॉर्बे समिति कहा जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग के लोग पात्र होंगे? इसमें हमें कितनी राशि देनी होगी? 12 रुपए, 12 रुपए सालाना। और इसमें 2 लाख तक का हमें बीमा मिलेगा। 2 लाख तक का क्या है? बीमा मिलेगा इसी योजना में, 2 लाख तक का बीमा मिलेगा। और इसकी जो एज होगी 18 से 70, 18 से 50, 18 से 80 या फिर 18 से 60। तो आपको पता होनी चाहिए इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 70। कितनी है? 18 से 70 क्या है इसकी एज लिमिट? 18 से 70। नेक्स्ट, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कैलोरी कितनी आवश्यकता होती है? कम से कम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? अभी शहरी को लेकर बात की तो मैंने आपको बताया 2100 कैलोरी। वहीं ग्रामीण को लेकर बात करें तो सीधी सी बात है, हमने आपको वहीं पर बताया था कितनी जरूरत होती है? 2400 कैलोरी की। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जरूरत होती है? 2400 कैलोरी। नेक्स्ट, बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? देखिएगा, एक होता है हमारे पास एसएलआर और एक होता है सीआरआर। जो एसएलआर होता है ये बैंकों को अपने पास रखना होता है, बैंकों को अपने पास, ठीक है। और जो हमारे पास होता सीआरआर, ये बैंकों को आरबीआई के पास, बैंकों को आरबीआई के पास, आरबीआई के पास रखना होता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे हमारे पास ये कौन निर्धारण करता है? ये आरबीआई निर्धारित करती है ना, और इसे कहा जाता है एसएलआर। क्या कहा जाता है? एसएलआर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1990, 94, 95 फिर 92। इसका हेडक्वार्टर भी मुझे बताते हुए चलेंगे कहां पर है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया। कब होती है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? 1995, 1995 में होती है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? आय की असमानता किस विधि के द्वारा नापी जाती है? लॉरेंज वक्र, ग्रेशम वक्र, या फिर लाफेर वक्र, जिसे लॉफर कर्व भी कहा जाता है, या फिर जोबेर कब्र वक्र, सॉरी कब्र नहीं वक्र कब्र, क्यों किसी की कब्र खोदने में लगे हुए हो। तो आय की असमानता को, है ना, या फिर गरीबी मापने की जो हमारे पास कर्व है, इसे कहा जाता है हमारे पास लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? यानी देश में कौन सी चीज किसके अनुसार चलेगी, यह निर्धारित कौन करता है? कौन सी चीज किसके अनुसार चलेगी, मतलब कौन सी चीज कैसे चलेगी, किसका किस पर अधिकार कैसा होगा, सभी चीजों को निर्धारित करने का अधिकार किसका होता है किसी देश में? प्रथाएं, अंतरराष्ट्रीय कानून, संविधान या फिर अध्यादेश, अगर
अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो आर्टिकल 123 है, जिसके आधार पर अगर संसद नहीं चल रही होगी तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और संविधान के अनुसार ही कोई देश चलता है, चाहे वो लिखित संविधान हो चाहे अलिखित संविधान हो, लेकिन चलेगा संविधान के आधार पर ही। निम्नलिखित ख्यातियों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी एन राव, एस एन मुखर्जी, एच वी आर अयंगर, किसको नियुक्त किया गया था कानूनी सलाहकार? कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? पहले विधि मंत्री आपसे पूछे, विधि मंत्री, विधि मंत्री कौन थे? तो वो थे बी आर अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो पहले विधि मंत्री थे, लेकिन बी एन राव जो है ये कौन थे? कानूनी सलाहकार, है ना? कौन थे? कानूनी सलाहकार थे बी एन राव। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया है? अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया है? अगर आपसे पूछे इसे में हिंदी में किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में किसने लिखा? वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, ठीक है। अगर बात करें इसे इंग्लिश में किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे इंग्लिश में लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसे किस में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है ना। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुलेख शैली में मूल संविधान का हिंदी में संस्करण किया है? यानी हिंदी में किसने लिखा है? एस एन मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य, या फिर नंदलाल बोस, या फिर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को लेकर बात करें, इन्होंने कलमकारी की है ना। आपको संविधान की जो पेज है उस पर कलमकारी नंदलाल बोस ने की है, जबकि वसंत कृष्ण वैद्य ने इसे किसमें लिखा है? इसे लिखा है किसमें? हिंदी में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान को कितने मतलब आपसे पूछा भारत के संविधान को वर्ष इतने में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अच्छा, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? देखिएगा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे संविधान सभा में, है ना। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। आपसे पूछेगा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 थे। देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे, देशी रियासतों से, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारतीय संविधान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने साइन किए और संविधान को लागू कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जबकि इस पर साइन कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने किया था 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, याद रखेंगे। तो अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1949 को। कुछ जैसे नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान थे, कुछ को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आंसर होगा अपनाया गया था 1949 में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हाँ, बहुत बढ़िया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था, बहुत बढ़िया। इसको भी अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? किसने किया था उद्देश्य प्रस्ताव? 1946 में पेश किया था। पेश 1946 में किया था और स्वीकार 1947 में किया गया। कब? 1947 में किया गया। और ये व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिला सदस्य थी? 15, 14, 10 या फिर 12? 15, 14, 10 या फिर 12? कितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान? अच्छा, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे और कितना खर्चा आया था? खर्चे को लेकर बात करें, लगभग 64 लाख का खर्चा आया था। समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 18 दिन, इतना ही समय लगा था ना।
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े तो अगर आंसर को लेकर बात करें तो कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से देशी रियासतों से कितनी थी? देशी रियासतों से कितनी थी? देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो अगर आपसे पूछे टोटल हमारे पास 389 थे, जिसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे। कितने थे? 93 देशी रियासतों से थे। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए और संविधान सभा भंग हुई। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और इसी के 2 दिन बाद हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किए और इसे क्या है, इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, है ना? टेम्परेरी किसे बनाया गया था? तो आप याद रखेंगे टेम्परेरी बनाया गया था किसे? आप याद रखेंगे टेम्परेरी जो बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? और परमानेंट बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। परमानेंट किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? परमानेंट बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट और सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी बनाया गया था। समय मुझे बताएंगे कौन सा समय था? हाँ, सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। 9 नवंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को और 13 नवंबर को परमानेंट बना दिया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 13 नवंबर को। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कौन थे? टेम्परेरी थे, है ना? टेम्परेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचन अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित का मतलब होता है परमानेंट, जिन्हें निर्वाचित किया गया। राजेंद्र प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठ थे वो सभी अध्यक्षों में, है ना? सभी लोगों में वरिष्ठ थे, इसलिए बना दिया गया था। लेकिन निर्वाचित कौन हुए थे? निर्वाचित वही हुए थे। कौन हुए थे निर्वाचित? बताना, निर्वाचित कौन हुए थे? तो आपके निर्वाचित किया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 13 नवंबर को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, है ना? ये भारत के पहले विधि मंत्री भी थे। ये भारत के कौन थे? ये भारत के पहले विधि मंत्री भी थे। ये भारत के कौन थे? भारत के पहले विधि मंत्री भी थे, है ना? हाँ, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा की पहली बैठक। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये भी मुझे बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी हमारे पास कब? 24 जनवरी 1950 और पहली बैठक हुई थी 9 नवंबर 1946 को। नेक्स्ट, कितने वर्षों में लगभग हमारे पास विचार विमर्श करने के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने वर्षों के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ? मैंने आपको बताया था लगभग 63 लाख कुछ खर्चा आया। टोटल खर्चा जो अप्रोक्सीमेट माने 64 लाख आया और इसमें हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और लगभग को लेकर बात करें तो लगभग 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष जयपाल सिंह, जी दुर्गाबाई देशमुख, एच सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो आपको पता है अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? किन महान आदर्शों का उल्लेख है ये आपको बताना है। अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। धर्म मतलब आस्था, है ना?
धर्म में ही तो आस्था होती है, तो उसमें लिखा गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विश्वास, अभिव्यक्ति, सॉरी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंडली कहा है? भारतीय संविधान की कुंडली, जैसे आपकी कुंडली है ना, मान लीजिए आप कह रहे हैं घर पे, पापा पापा मैं कुछ नहीं करता, मैंने आज तक ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, है ना, पापा पापा मैं लड़कियों को अपनी बहन मानकर चलता हूं, लेकिन किसी दिन गलती से किसी के द्वारा आपकी कुंडली उनके हाथों में लग जाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, उसे कहते हैं कुंडली। यानी आपका पूरा का पूरा भविष्य देख लेना, वर्तमान, भूत और प्राचीन काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब देख लेना, वो कहा जाता है कुंडली। उसी तरीके संविधान की अगर हमें कुंडली को देखना है तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है किसने कहा था, वो थे हमारे पास कौन, वो थे हमारे पास डॉक्टर रामाजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, ठाकुरदास भार्गव, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, हाँ के एम मुंशी, के एम मुंशी ने कुंडली बोला है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, और यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किसके द्वारा जोड़ा गया था ये आपको बताना है ना, फिर तो कुवारा रह जाएगा, ये गलत बात है। कुवारा नहीं, फिर पापा को पता चलेगी इसे बहुत ज्यादा जरूरत है, तब वो शादी करा सकते हैं, है ना। उल्टा गलत मत सोचो, सोचो पॉजिटिव सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिसके लिए भटक रहे हो, पापा मम्मी सोचे इससे तो बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें भी पोते की जरूरत है, पोती की जरूरत है, तो इसे भी जरूरत है, कर दो शादी। ठीक है, चलिएगा। कौन सा था? 44 में नहीं, 42 में, 1976, है ना। ये 42 में 1976 में जोड़ा गया था। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन का निर्धारित करता है कहलाती है। यानी आपको पूरा का पूरा संविधान का निचोड़ किसमें देखने को मिलेगा, संविधान का निचोड़ किसमें देखने को मिलेगा आप सभी को। चलिएगा, कहां पर देखने को मिलेगा? हाँ, कहां पर? प्रस्तावना में। अच्छा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा किस वाद में किया गया था? तो ऐसा किया गया था केशवानंद भारतीवाद में, है ना, केशवानंद भारतीवाद में। गणतंत्र वर्ड कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया गणतंत्र वर्ड। गणतंत्र का मतलब होता है राजा का जनता के द्वारा चुना जाना, और राजतंत्र मतलब जन्म दर जन्म होना, है ना। नेक्स्ट, अगला, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है, धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? तो आप सभी को पता है, इसमें कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारतीवाद में, है ना, केशवानंद भारतीवाद में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र क्या सूचित करता है? भारतीय संविधान में गणतंत्र एक वर्ड है, गणतंत्र क्या बताता है? गणतंत्र क्या बताता है? हाँ, नहीं किया जा सकता, बैरू वाली बात था, है ना। तो ये था हमारे पास कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, यानी निर्वाचित किया जाएगा जनता के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकार, तो लिए गए हैं यूएसए से। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, ठीक है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संविधान संशोधन जर्मनी से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, याद रखोगे, है ना। संघात्मक शासन कनाडा से, ये सभी याद रखेंगे। तो कहां से लिया गया हमारे पास देश में मौलिक अधिकार? यूएसए से, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहां से ली गई है? मैंने अभी आपको बताया, गणतंत्र वर्ड का अर्थ बताया, और साथ में मैंने ये भी बताया था गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, किस देश से लिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, गणतंत्र का अर्थ होता है देश का राजा जो है वो प्रजा के द्वारा चुना जाएगा, और ये लिया गया है फ्रांस से। कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा कहां से ली गई? संविधान संशोधन तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी से, जबकि संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन लिया गया हमारे पास अफ्रीका से। कहां से लिया गया? अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। कहां से? अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। चलिए,
संविधान संशोधन कहां से लिए गए हैं? अफ्रीका से, है ना, अफ्रीका, यानी संशोधन फ्री का, अफ्रीका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी को कहां से लिए गए? डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, या फिर पोलैंड के संविधान से? आकाश नहीं, आकाश भैया बोल। वेरी गुड बेटे, बेटे लिमिट में लिया भाई। तू सबको कूट दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कुछ दिन में पापा भी बुलवाओगे तो, है ना, क्योंकि कमेंट में ही तो तुम भैया और भाभी और पापा बनोगे, है ना। कहां से लेगा? आयरलैंड से। संविधान संशोधन, सॉरी, हाँ, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हार्यता, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, के प्रावधान है ना, प्रावधान है। शुरुआत में हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9वीं जुड़ी, 10वीं जुड़ी, 11वीं जुड़ी और 12वीं जुड़ी, ठीक है, 12वीं, ठीक है। 9वीं जो जुड़ी हमारे पास, वो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट 1950 में, तब हमारे पास जुड़ी, और ये था हमारे पास भूमि सुधार। कौन सा था? भूमि सुधार, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची जुड़ी हमारे पास 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और ये थी हमारे पास दल बदल। कौन सी थी? दल बदल, ठीक है, दल बदल, ठीक है। उसके बाद 11वीं हमारे पास जुड़ी कब? 11वीं जुड़ी हमारे पास 73वां संविधान संशोधन, 72वीं जुड़ी, 12वीं जुड़ी 74वां संविधान संशोधन, और ये दोनों के दोनों कब हुए? 1992 में, 1992 में हुए, 1992 में हुए। इसमें नगर ग्राम पंचायतों का और उसमें नगर पंचायतों का वर्णन है। अब हमारे पास टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। और दल बदल का संबंध किससे? 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल। नेक्स्ट, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 2023 तक कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैंने आपको बता दिया, हमारे पास टोटल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची दल बदल, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतें, और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची 1992 में नगर पंचायतें जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा वर्तमान में कितनी है? तो पहले थी हमारे पास 8, 4 जोड़ दी गई, वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची वो होती है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची वो होती है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, समवर्ती सूची वो होती है जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? दोनों का होता है। और ये हमारे पास 7वीं अनुसूची से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भाषाओं का उल्लेख किसमें है? भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? आपसे पूछा भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं को लेकर बात करें तो भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, ऐसा किसमें लिखा गया है? ऐसा किसमें लिखा गया है? ऐसा किसमें लिखा गया है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये भारत के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? केपलर ने जो है ग्रहों से संबंधित नियम दिए, केपलर ने। और कॉपरनिकस ने क्या कहा? कॉपरनिकस ने ये कहा सूर्य जो है वो मिडिल में है, सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये कॉपरनिकस का कहना था। सौर प्रणाली की खोज भी किसने की थी? कॉपरनिकस ने ही की थी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह हैं जिनके चारों, मतलब इनका कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको याद रखना है ऐसे हमारे पास कौन कौन से ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र हमारे पास ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी, ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000, 600 या फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड? कितना होता है सूर्य की सतह पर टेम्परेचर? सूर्य की सतह पर टेम्परेचर कितना होता है? तो सूर्य की सतह को टेम्परेचर को लेकर बात करें तो ये होता है हमारे पास 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है?
अधिकतम दूरी को, और अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई, और 3 जनवरी को होती है हमारे पास न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपशोर, अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपशोर, है ना। क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को अपशोर कहा जाता है। अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपशोर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपशोर, और अपशोर क्या कहलाती है? अपशोर कहलाती है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कहलाती है अपशोर और न्यूनतम दूरी कहलाती है उपशोर। सूर्य का प्रकाश धरती में आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड, 17 मिनट 3 सेकंड, 29 मिनट 4 सेकंड, या फिर 15 सेकंड। ठीक है, या फिर 15 सेकंड। ये क्वेश्चन आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, यहीं तक आज की क्लास को रोकते हैं। 100 क्वेश्चंस हमारे हुए कंप्लीट आज की क्लास के। ठीक है, और इसमें मैं इस पीडीएफ में मैं 40 क्वेश्चंस ऐड करके दे रहा हूं, जो आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी। ये जो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन हुई दिख रही है, इसी टेलीग्राम की लिंक पर मैं 40 क्वेश्चन 100 में ऐड करके इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा रात में। ठीक है, तो एक बार इस पीडीएफ में जो एक्स्ट्रा 40 क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और 100 क्वेश्चन जो है इनको अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लास आप सभी को कैसी लगी एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका फर्ज है। बाकी हम कल की क्लास में आगे की चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे, आगे की चीजों को कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। और सुबह आपकी 7 बजे भी आपकी किसकी क्लास है? और सुबह 7 बजे आपकी 7 AM पर साइंस की क्लास है, जिसमें हम यूनिट और मेजरमेंट यानी मात्रक को लेकर बात करेंगे। जो आपकी यूनिट एग्जाम में बनती है, मात्रक आपके एग्जाम में बनते हैं, उनको एक क्लास में कंप्लीट देखेंगे सुबह 7 बजे साइंस की क्लास में। क्लियर है, तो सुबह की क्लास में मिलते हैं 7 बजे। बाकी 140 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, अच्छे से रिवीजन करिएगा। बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।